अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। उसको पढ़ेंगे कि हमने एक्चुअल में चैप्टर नंबर 3 में क्या करना है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इसमें डिस्कस करनी है। तो चले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आपके पास सबसे पहले अगर इस चैप्टर के नाम की बात करें, ये हमारे पास क्या है, वेरिएशंस, यानी कि आपने इस चैप्टर में वेरिएशन एक टॉपिक है जिसको आपने क्या करना है, ब्रीफली डिस्कस करना है, एक्सप्लेन हमने करना है इसको। ठीक है, अब इस वेरिएशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे जो आपका पहला टॉपिक आता है उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, वो क्या है, वो रेशो है। ठीक है, रेशो क्या होती है। रेशो को आप अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम बात करेंगे कंपैरिजन मेथड की। ठीक है, बिकॉज आपके पास रेशो क्या होती है, अगर आप दो चीज़ों को कंपेयर करें, ठीक है, उस कंपैरिजन को हम क्या बोलते हैं, रेशो बोलते हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज इज कॉल्ड अ रेशो। ठीक है, अब सपोज आपके पास एक चीज़ है, आपने इसे कंपेयर करना है तो आपको लाजमी तौर पे कोई और चीज़ चाहिए होगी, बिकॉज जब भी आप कंपेयर करते हैं तो कंपेयर हमेशा भले वो इंसानों का हो या चीज़ों का हो, हमेशा हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक को अगर आप कंपेयर कर रहे हो किसके साथ, किसी दूसरी चीज़ के साथ, तो आपको हमेशा रेशो के अंदर कम से कम दो चीज़ें चाहिए होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मैथमेटिकली हम उन्हें क्वांटिटीज़ बोलते हैं, क्वांटिटीज़। ठीक है, कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज़ इज कॉल्ड अ रेशो। तो अब सपोज आपके पास एक लाइन है, हम मैथमेटिकली काम करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक लाइन है, हम ये कहते हैं कि आप ये एक लाइन है जिसको हम नाम बोलते हैं ए बी का। ये हमारे पास एक लाइन है ए बी। अब एक और हम लाइन लेते हैं जिसको हम सी डी का नाम बोल देते हैं। ये सी और ये डी लाइन है। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि आपके पास ये जो दोनों लाइनें हैं, इनमें कौन सी लाइन ज़्यादा बड़ी है और कौन सी लाइन ज़्यादा छोटी है। तो इस फिनोमेना को, कंपैरिजन का जो फिनोमेना है, जो आप कह लें कि जो मेथड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेशो। ठीक है, आप कह लें कि आपकी जो लाइन, इसको L1 का नाम बोल दें, इसको L2 का नाम बोल दें। ठीक है, सो L1 और L2 को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब रेशो जब भी आप लिखेंगे तो आपने उसके लिए दो कॉलन यूज़ करने हैं। सपोज ये हमारे पास एक कॉलन है, दो डॉट्स आप कह लें। ठीक है, हमने क्या यहाँ पे कंपेयर करना है L1 को और L2 को। ठीक है, या आप ये कह सकते हैं कि आपकी L1 वो ग्रेटर है L2 से, या आप ये भी कह सकते हैं कि L2 जो है वो लेस है किससे, L1 से। तो ये जो फिनोमेना हमारे पास है कंपेयर करने का, जिसमें हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं, इसको हम बोलते हैं रेशो। अब हम मैथमेटिकली जो इसकी डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो अब हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। डिफ़ाइन हम किस तरह करेंगे, a comparison between two quantities अब कंडीशन साथ में ये हो कि आपने उनको मेजर करना है सेम यूनिट्स के अंदर। ठीक है, measured in same units is called a ratio, is called a ratio। इसको हम बोलते हैं रेशो। ठीक है, अब सपोज हम करते हैं कि हमारे पास मैथमेटिकली एक ए और बी, हमारे पास दो क्वांटिटीज़ है। ठीक है, हम कहते हैं कि हमारे पास सपोज लेट ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़ एज आपने एज रिटर्न एज
ए एज बी। आपने क्या करना है, आपके पास जब भी आपने रेशो को एक्सप्रेस करना होगा, आपने जो दो क्वांटिटीज हैं उनको एक कॉलन के साथ यहाँ पे लिखना होगा, उनके बिटवीन एक कॉलन लगा देना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे ए एज बी, इसे क्या पढ़ेंगे, ए एज टू बी, एज टू इसको पढ़ते हैं, ठीक है, या इसको आप सिंपल रेशो कह लें, या ए एज टू बी, यानी कि आपने ए और बी इन दोनों को कंपेयर आपने करना है, ठीक है। आप इस रेशो को इस तरह भी देख सकते हैं, और ए ओवर बी, यानी कि रेशो जो आपकी है वो एक फ्रैक्शन ही की फॉर्म है। आपने इस रेशो को एक फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते, आप इसको लिख सकते, ठीक है। अब आपके पास ये जो ए है और बी है, अब इनके स्पेशल नेम है, आप इनको एक स्पेशल नेम देते हैं। अब जो आपके पास ए है, जो फर्स्ट आपके पास क्वांटिटी है, इसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपके पास जो ए है, ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। ये आपका कहने के एमसीक्यू आ सकता है, तो आपने इसको हर तरह से कवर करना होगा। सो ए आपके पास जो फर्स्ट आपके पास होगा, रेशो से पहले जो भी नंबर वो हो, ठीक है, चाहे आपके पास अगर यहाँ पे बी रेशो ए हो, तो अब हम क्या कर लेंगे, सपोज आपके पास ये बी रेशो ए है, तो अब आपका बी जो होगा उसे हम कहेंगे एंटीसीडेंट, ठीक है। और ए अब क्या कहलाएगा, अब उसके बाद जो आपके पास रेशो के बाद जो आएगा उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। सो बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, इसको हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्सिक्वेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा रेशो के मुतालिक, ठीक है। रेशो क्या होती है, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, अब जो रेशो में क्वांटिटीज हैं उनके स्पेशल नेम, ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। अब उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होती है, ये आपका कह लें कि इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, प्रोपोर्शन का। इसको हम अब पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोपोर्शन को हम जब डिफाइन करेंगे तो ये क्या होती है, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज। आपके पास अगर दो रेशोज हों, आप उनको इक्वल के साथ रिलेट कर दें, तब हम उन्हें क्या कहेंगे, वो एक प्रोपोर्शन कहलाएगी, ठीक है। तो अब हम इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसको लिखते हैं, तो क्या बनेगी वो, इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, इक्वालिटी ऑफ टू ratios is called a proportion। ये हमारे पास प्रोपोर्शन कहलाता है। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं, मैथमेटिकली फॉर्म इसकी लिखते हैं, तो क्या बनेगी, सपोज ए और बी एक रेशो है और सी एंड डी एक अनदर रेशो है। तो हम लिखते हैं लेट ए रेशो बी इक्वल्स टू, या आप कह लेंगे प्रोपोर्शन है इनके बिटवीन, इसके सी और डी के। तो जब भी आप प्रोपोर्शन को आपने शो करना होगा तो आपने डबल कॉलन इसमें लगाना होगा, ठीक है। यानी कि ये जो आपके पास सिंबल ये वाला है, ये शो करता है यहाँ पे प्रोपोर्शन को, और यहाँ पे ये भी रेशो है हमारे पास और ये भी रेशो है, ठीक है। इनको हमने एक प्रोपोर्शन की वजह से कह ले दरमियान में हमने क्या लगा दिया, एक प्रोपोर्शन लगा दिया, रिलेट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हमने बात की थी कि ये आपके पास एक रेशो है, ये भी एक रेशो है, ठीक है। तो रेशो की हमने पहले पढ़ चुका है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आपने अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ए ओवर बी। अब ये हमारे पास होता है इक्वल, हमने पढ़ा इक्वालिटी यानी कि आपके पास ये दोनों जो रेशोज हैं ये इक्वल होती हैं, तो हमने इस सिंबल को इक्वल में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इसके मीनिंग इक्वल के ही होते हैं, ठीक है। और इधर आपके पास ये रेशो है, तो ये बन जाएगी सी ओवर डी, ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, डी को आपने एक के साथ करना है मल्टीप्लाई,
तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए डी, आप इसको लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ठीक है, बी सी। तो आपके पास यही देखें, अगर हम इस इक्वेशन को, ठीक है, इसके साथ कंपेयर करें तो आपने क्या किया है, आपने कुछ नंबर्स को मल्टीप्लाई किया है। किन किन को मल्टीप्लाई किया? अब यहाँ पे आप बड़े गौर से देखिएगा कि ए आपके पास क्या था, ए आपके पास ये है और डी आपके पास ये है। ये दोनों बाहर वाली वैल्यूज हैं और इन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ये आपके पास जो एक्सट्रीम, जो बॉर्डर पे वैल्यूज हैं, ये वाली इनको हम पढ़ते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। ये इनका प्रोडक्ट है लेफ्ट साइड पे। और बी और जो सी आपके पास है, ये और ये आपके पास आपकी मीन वैल्यूज हैं, जो दरमियान में होती हैं, मीन, ठीक है। तो हमारे पास जो बी और सी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है, इनका प्रोडक्ट लिया है। अब ये एक प्रॉपर एक पैटर्न बन रहा है जो कहाँ से आ रही है, बी और सी मीन से आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज। वो कौन सी हैं, वो ये वाली हैं, ठीक है। और जो ये वाली आपके पास वैल्यूज हैं, इन्हें हम पढ़ते हैं मीन वैल्यूज, ठीक है। सो प्रोडक्ट ऑफ ये आपके पास क्या थी, एक्सट्रीम वैल्यूज थी, एक्सट्रीम इज इक्वल टू क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, बी और सी आपकी मीन वैल्यूज थी, प्रोडक्ट ऑफ मीन वैल्यूज। तो ये आप क्या कह लें कि आपके पास एक फार्मूला बन गया है। अगर आपके पास कुछ नंबर्स या दो रेशोज एक प्रोपोर्शनैलिटी के ज़रिए से आपस में कनेक्ट हों, तो आपने उन्हें डायरेक्ट किस तरह सॉल्व करना है, आपने क्या करना है, जो आपके पास एक्सट्रीम वैल्यूज है आपने उन्हें मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल लेना है किसके, जो मीन वैल्यूज है, जो दरमियान में, जो मिडिल में आपके पास वैल्यूज हैं, आपने उनको भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास कह लेंगे फार्मूला बन जाता है एक प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम जो एक्सरसाइज है 3.1 उसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।